हाय एवरीवन। तो आज फिर से आप सबका एक और वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के जीएस पार्ट के प्रैक्टिस सेट 2 को लेकर आए हैं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हों तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मोहिनीअट्टम की जननी किस पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। मोहिनीअट्टम की जननी कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा केरल राज्य से संबंधित हैं। इनका जीवन काल 1915 से 1999 तक रहा। इन्होंने ही मोहिनीअट्टम को जीवन दिया था। इनके पति का नाम कलामंडलम कृष्ण नायर है, जो कथकली नृत्य से संबंधित हैं। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा की पौत्री का नाम स्मिता राजन है, जो मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित हैं। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा की शिष्या का नाम मिलाना सेवर सकाया है। मिलाना सेवर सकाया ने ही मोहिनीअट्टम को विदेश में पहचान दिलाई। देश का नाम है रूस। ऑप्शन में देखें तो शोभना नारायण कथक नृत्य से संबंधित हैं, महबूब सुभानी यह कव्वाली गायन से संबंधित हैं और अनुराधा पांडे यह एक हिंदी लेखिका हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। बिहार में इस त्यौहार को दही चूड़ा या तिल संक्रांति के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश में इसे मकर संक्रांति या खिचड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के अन्य नाम, पंजाब में इसे लोहड़ी नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में इसे माघी नाम से, असम में इसे माघ बिहू नाम से और गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरी यूटी का लिंगानुपात अर्थात सेक्स रेशियो सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुडुचेरी का। केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी का लिंगानुपात सबसे अधिक है, जिसकी संख्या है 1037। वहीं सबसे कम लिंगानुपात दमन और दीव का 618 है। लिंगानुपात अर्थात सेक्स रेशियो का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। राज्यों की बात करें तो राज्यों में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल राज्य का है, जिसकी संख्या है 1084 और सबसे कम हरियाणा राज्य का 879 है। वहीं राज्यों में दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, जिसका लिंगानुपात 995 है। पूरे भारत में केरल के बाद दूसरे नंबर पर लिंगानुपात पुडुचेरी का 1037 है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु का 995 है। भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 943 था। हमारा चौथा क्वेश्चन है, रासेश्वर सैकिया बरबायान किस नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सत्रिया नृत्य से। रासेश्वर सैकिया बरबायान सत्रिया नृत्य से संबंधित हैं। सरौदी सैकिया, परमानंद बरबायान, मणिक बरबायान, प्रभात शर्मा, गहन चंद्रा और जतिन गोस्वामी ये सभी सत्रिया नृत्य से संबंधित हैं। सत्रिया नृत्य का संबंध असम राज्य से है और इसके संस्थापक श्रीमद शंकर देव जी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों, गोफ नृत्य को कभी कभी एग्जाम में गाउफ नृत्य के नाम से भी पूछ लेता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा। गोफ नृत्य गोवा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गोवा के अन्य नृत्य जो हैं फुगड़ी, द डेलो जिसे ढलो भी कहते हैं, तरंग मेल, टोन्यो मेल को ही टोनी मेल भी कहते हैं। ऑप्शन में देखें तो बिहार के नृत्य जो हैं वो विदेशिया और जाट जटिन हैं। उड़ीसा के नृत्य जो हैं बाघा नाचा और घूमरा। उत्तर प्रदेश के नृत्य जो हैं वह ख्याल और चरकुला हैं। दोस्तों, इस राज्य के और भी अन्य नृत्य हैं जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मणिपुर से।
प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। इनके कोच का नाम डिंको सिंह है। डिंको सिंह एक इंडियन बॉक्सर हैं। इन्होंने 1998 के एशियन गेम में गोल्ड जीता था। मैरी कॉम का उपनाम सुपर मॉम है और इनकी बुक का नाम अनब्रेकेबल है। मैरी कॉम 2016 से 2022 तक राज्यसभा की सांसद रही थीं। इन्होंने ओलंपिक मेडल 2012 में कांस्य पदक लंदन में जीता था। ये पहली महिला हैं जो इंडियन बॉक्सर चैंपियनशिप में 6 बार चैंपियन रह चुकी हैं और एशियन गेम में इन्होंने कुल 5 गोल्ड जीता है। मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार, जिसे आज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से भी जाना जाता है, से 2009 में सम्मानित किया गया था। मणिपुर राज्य से संबंधित अन्य खिलाड़ी मीराबाई चानू, इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है। सुशीला चानू, इनका संबंध हॉकी से है। यश नीलाकांता, यह एक पुरुष हैं और ये भी हॉकी खेल से संबंधित हैं। और एल सुशीला देवी, इनका संबंध जूडो खेल से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1916 में। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किया था। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। 29 दिसंबर 1916 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस समझौते को अपनाया था और 2 दिन बाद 31 दिसंबर 1916 को मुस्लिम लीग ने अपनाया था। इस समझौते के सूत्रधार बाल गंगाधर तिलक जी और मोहम्मद अली जिन्ना थे। इन्हीं के प्रयासों से यह समझौता हुआ था। इस समझौते का मुख्य शर्त था कि केंद्र सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व 1/3 होगा। कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी जी थे, के तहत 2 पक्षों में बंट गई थी। एक था नरम दल और दूसरा था गरम दल। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने शुंग वंश अर्थात वैदिक धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म भी कहते हैं, की पुनर्स्थापना की थी। पुष्यमित्र ने 185 बीसी में मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। इसने शुंगों की राजधानी विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में है, को बनाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। पुष्यमित्र ने अशोक के स्तूपों को तुड़वाया था और एक स्तूप का निर्माण भी करवाया था, जिसका नाम भरहूत स्तूप है और यह मध्य प्रदेश में है। अन्य स्तूप देखते हैं तो सांची का स्तूप, यह मध्य प्रदेश में है। इसी स्तूप का चित्र 200 रुपये के नोट पर बना है। केसरिया स्तूप, यह बिहार में है। यह स्तूप भारत के बड़े स्तूपों में से एक है। उसके बाद धमेक स्तूप है, यह उत्तर प्रदेश में है। स्तूप शब्द का संबंध बौद्ध धर्म से होता है। जिस प्रकार मंदिर का संबंध हिंदू धर्म से होता है, उसी प्रकार स्तूप का संबंध जो है वह बौद्ध धर्म से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1931 में। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते को दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। इसमें कुछ शर्तें थीं। भारतीय नमक बनाएंगे, हिंसा के आरोपी नहीं छोड़े जाएंगे, बेकसूरों को छोड़ दिया जाएगा, सविनय अवज्ञा को बंद करना होगा और गांधी जी को अपनी डिमांड दूसरे गोलमेज में पहुंचानी होगी। अब जान लेते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अर्थात गोलमेज सम्मेलन क्या था। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन लंदन में होते थे और इनका अध्यक्ष ब्रिटिश पीएम होता था और उस समय ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड था। गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी के साथ मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और अन्य लोग थे। गांधी जी राजपूताना जहाज से गए थे। मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ये दोनों अपने खर्चे पर गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी गए थे और मुल्ताना जहाज से गए थे। आर.एम. जयशंकर और तेज प्रताप सप्रू भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही गांधी जी को चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था।
हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जिन्हें हम के एम मुंशी भी कहते हैं, ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है और ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना का स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान भारतीय संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना का स्रोत है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसको 22 जनवरी 1947 को भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2.4%। विश्व की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा 2.4% है और भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.6% है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और विश्व की कुल क्षेत्रफल में भारत का स्थान रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। 8वां स्थान अर्जेंटीना का है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और तट रेखा की द्वीपों सहित कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। बिना द्वीपों के केवल तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अरब सागर से सीमा बनाने वाले कुल भारतीय राज्यों की संख्या 5 है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खासी पहाड़ियाँ। मेघालय की खासी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है। मसिनराम इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम लूम सिलोंग है, जिसकी ऊंचाई 1968 मीटर है। मेघालय की अन्य पहाड़ियाँ गारो, खासी और जयंतियाँ हैं। ऑप्शन में देखें, नीलगिरी पहाड़ियाँ यह पश्चिम घाट की तरफ हैं और शिवालिक जो है यह हिमालयी पहाड़ी है और अरावली यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह चोटी राजस्थान में स्थित है और यहीं पर माउंट आबू भी स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत किस वर्ष में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1951 में। स्वतंत्रता के बाद भारत 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। इस योजना के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और 1951 में शुरू हुई पहली पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष नेहरू जी थे। इसके पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। इस पहली पंचवर्षीय योजना का बजट 2069 करोड़ था और विकास लक्ष्य 2.4% था और कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 8 दिसंबर 1951 को हुई थी और यह हेराल्ड डामर मॉडल पर आधारित थी। पंचवर्षीय योजना का क्रम देखते हैं तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, दूसरी जो है 1956 से 1961 तक और तीसरी जो है 1961 से लेकर 1966 तक चली। उसके बाद एक गैप आया जिसे पहला गैप या प्लान हॉलीडे भी कहते हैं। यह 1966 से लेकर 1969 तक रहा, अर्थात पहला जो गैप था वह 1966 से लेकर 1969 तक रहा। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक चली
चली। फिर पांचवा जो है 1974 से लेकर 78 तक चला, यह केवल 4 साल का ही था। उसके बाद फिर दूसरा गैप आया जो कि 1978 से लेकर 1980 तक रहा। फिर छठा जो है वह 1980 से लेकर 1985 तक चला। सातवां जो है 1985 से 1990 तक। उसके बाद फिर तीसरा गैप आया जो 1990 से लेकर 1992 तक रहा। उसके बाद आठवां जो है 1992 से 1997 तक। उसके बाद नौवां 1997 से 2002 तक। फिर 10वां 2002 से 2007 तक। उसके बाद 11वां जो है 2007 से लेकर 2012 तक चला। 12वां चल ही रहा था कि इस योजना को 2015 में ही ख़त्म कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन में देखें तो CaSO4 का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है और CaO का जो है रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे चूना भी कहते हैं। अन्य रासायनिक नाम व उनके सूत्र देखें तो Na2CO3 × 10H2O, इसे हम सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा कहते हैं। उसके बाद NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यकृति। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृति है। कभी कभी इसको एग्जाम में जिगर नाम से भी पूछ लेता है। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम पीनियल है और यह मस्तिष्क में मिलती है। सबसे लंबी हड्डी जो है वह जांघ फीमर है, जिसे उरुस्थि भी कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी जो है वह स्टेपीज है, जिसे हम कर्णास्थि भी कहते हैं, और यह कान की हड्डी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 23 जून 2023 को किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेज़बानी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोलकाता ने। कोलकाता ने 23 जून 2023 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेज़बानी की है। इस महोत्सव में खेल संबंधी फिल्मों का प्रदर्शन होता है। ऑप्शन में देखें, गोवा में 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ। इसमें फोकस कंट्री फ्रांस था। नई दिल्ली में पहला वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। चेन्नई में पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन अक्टूबर माह में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बॉम्बे जयश्री को। बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार कर्नाटक संगीत अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ऑप्शन में देखें तो आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 मिला है और लालगुडी जयरामन जो हैं यह वायलिन से संबंधित हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उमा छेत्री। उमा छेत्री जो कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, भारतीय महिला और पुरुष दोनों क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही चैनल पर नए हों तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।